नमस्कार। कैसे हो आप सभी। हमारे YouTube चैनल और ज्ञान की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं हिंदी शिक्षक कुलदीप नागर। ठीक है, जिस तरह से हम वर्णमाला पढ़ रहे थे, ठीक है, हमने वर्णमाला के अंदर वर्ण के प्रकार पढ़ लिए थे। ठीक है, पहला प्रकार पढ़ लिया था हमने स्वर। अब आज जो पढ़ेंगे हम वो है व्यंजन। ठीक है, तो करते हैं शुरुआत। आ जाइए आप जल्दी और जुड़ जाइए हमारे साथ। देखिए आप, वर्ण और व्यंजन। आगे देखिए, वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। बिना स्वरों की सहायता से हम व्यंजनों का उच्चारण नहीं कर सकते। हर व्यंजन में स्वर छुपा होता है और स्वरों की सहायता से ही हम व्यंजनों का उच्चारण कर पाते हैं। तो देखिए आप, मूल रूप से व्यंजनों की जो संख्या होती है वो होती है 33। ठीक है, तो आगे देखिए, हिंदी में मूल रूप से व्यंजन 33 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 33 होते हैं। और स्वर कितने होते हैं? स्वर 11 होते हैं। ठीक है, और व्यंजनों का उच्चारण करने में हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। अब देखिए आप, व्यंजन के अंतर्गत अलग अलग तरह के व्यंजन होते हैं। जैसे स्पर्श व्यंजन होते हैं, अंतःस्थ व्यंजन होते हैं, संघर्षीय उष्म व्यंजन होते हैं, अंतःस्थ होते हैं। तो देखिए आगे, जिस तरह से मैंने अभी कहा है आपसे कि इसमें अलग अलग तरह से व्यंजन होते हैं। अंतःस्थ व्यंजन होते हैं, स्पर्श व्यंजन होते हैं, संघर्षीय व्यंजन होते हैं। तो देखिए इसी तरह से इसमें अलग अलग वर्ण होते हैं, उनको हम अलग अलग नाम से बुलाते हैं। जैसे कंटे वर्ण। कंटे, अब कंटे वर्ण किसे कहते हैं? जो क वर्ग के जो वर्ण होते हैं उन्हें कंटे वर्ग कहते हैं। जो कंठ के द्वारा या कंठ को स्पर्श करते हुए, जैसे आप कोई भी शब्द या कोई भी वर्ण बोल के देखो, ख ख, आपकी जीवा जो आपका ऊपरी हिस्सा है उसको स्पर्श कर रही है। ठीक है, ख ख घ घ घ, तो इन्हें कंठ्य वर्ण कहते हैं। ठीक है, जैसे तालव्य व्यंजन। तालव्य मतलब आपके तल को स्पष्ट करते हुए जो वर्ण निकलते हैं। ठीक है, जैसे आपकी जीभ है। ठीक है, जीभ, जब आप छ बोल रहे हो, छ, तो जो आपका ऊपरी हिस्सा है उसको ये स्पर्श कर रही है। ठीक है, ऐसे छ बोल रहे हो, ज बोल रहे हो, ज बोल रहे हो, ऐ बोल रहे हो, तो इस कारण से इन्हें तालव्य व्यंजन कहते हैं। उसी तरह मूर्धन्य व्यंजन, जो ट वर्ग है वो मूर्धन्य व्यंजन कहलाता है, और जो त वर्ग है उसे दंत्य व्यंजन कहते हैं। जैसे आप त वर्ग को बोल के देखो, थ थ ध ध न, आपकी जो दांत है उन पे दबाव पड़ रहा है। ठीक है, उनको स्पर्श हो रहा है, तो इन्हें दंत्य व्यंजन कहते हैं। जैसे औष्ठ्य व्यंजन, फ फ भ भ म, तो औष्ठ्य मतलब होठों के द्वारा बोले जाने वाले वर्ण। ठीक है, जैसे फ, होठों का मिलान हो रहा है, फ भ भ म। ठीक है, इसी तरह से इनको कंटे, तालव्य, मूर्धन्य, दंते, औष्ठ्य वर्ण कहते हैं। इसके बाद आप देखिए, जो ये पीछे के जो वर्ण होते हैं इन्हें हम बोलते हैं पंचमाक्षर। क्या बोलते हैं? पंचमा पंचमाक्षर बोलते हैं इनको। ठीक है, आप इनको पंचमाक्षर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हर वर्ण 5वें नंबर पे आ रहा है। ठीक है, 5वें नंबर का अक्षर है। ठीक है, लेकिन इनको नासिका के द्वारा इनका उच्चारण किया जाता है। किसके द्वारा? नासिका के द्वारा। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ ले कि नासिक के व्यंजन कौन से कहलाते हैं, तो ये वर्ण नासिक के कहलाते हैं। ठीक है, तो आप इनका उच्चारण करके देख लीजिए, इस तरह से ण, न, म, ण, ऐ, तो इनको बोल के देखो आप। अगर आप नाक बंद करके इनका उच्चारण करोगे तो इनका शुद्ध रूप से उच्चारण नहीं कर पाओगे। तो इसी तरह से इनको नासिक व्यंजन कहते हैं। देखिए आगे आप, ठीक है, व्यंजन के प्रकार। जैसे व्यंजन कई तरह के होते हैं, मैंने भी आपसे कहा है, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, कुसुम व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, ताड़नजात व्यंजन, अयोग व पार्श्व व्यंजन, लुंठित या कंपन जात व्यंजन। ठीक है, इन सबको हम अलग अलग तरह से देखेंगे। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? स्पर्श व्यंजन हिंदी के अंदर 25 होते हैं। जो क से लेकर म तक के जो वर्ण होते हैं,
स्वरों के बाद जो क आता है, क से लेकर म तक के जो वर्ण होते हैं वो स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद देखिए आप अंतस्थ व्यंजन, य र ल व, ये चार ही ऐसे वर्ण हैं जो अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। उसके बाद देखिए आप उसमें या संघर्षी व्यंजन। अब इनको उसमें या संघर्षी व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये व्यंजन जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो अपने मुंह के अंदर एक रगड़ उत्पन्न होती है, ठीक है, और रगड़ के साथ गर्म वायु बाहर निकलती है। जैसे स बोल के देखो आप, स रगड़ खा रही है जिह्वा थोड़ी बहुत अंदर, तो श ठीक है। संयुक्त व्यंजन, अब संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? कल भी मैंने बोला था आपको, दो या दो से अधिक वर्णों का मेल क्या कहलाता है? संयुक्त व्यंजन। तो आप देखिए इसमें संयुक्त व्यंजन ये किस किस से मिलकर इनका निर्माण हुआ है। जैसे ये स है, ये किससे मिलकर बना है? क, क और स से मिलकर बना है। आप याद रखना, संयुक्त व्यंजनों के अंतर्गत जो पहला वर्ण आएगा वो हमेशा ही स्वर रहित होगा, उसमें स्वर नहीं होगा, ठीक है। तो इसके बाद देखिए आप त्र। अब त्र, त्र किस किस वर्ण से मिलकर बना है? तो आधा त और र से मिलकर कौन बना है? त्र बना है, ठीक है। आगे देखिए आप गे, गे का निर्माण ज और ऐसे हुआ है, ठीक है। उसके बाद में देखिए आप श्रेय, श और र। अब देखिए आप इसमें मैंने भी आपको एक बात बोली है कि संयुक्त व्यंजनों में प्रथम वर्ण हमेशा ही स्वर रहित होगा, ठीक है। तो इस तरह से इन वर्णों को तोड़ा गया है, ठीक है, और इनको बनाया गया है। आगे देखिए ताड़नजात व्यंजन। अब ताड़नजात व्यंजन किसे कहते हैं? तो देखिए आप आगे ताड़नजात व्यंजन। अब ताड़नजात व्यंजन इनको द्विगुणी व्यंजन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो इनका मूल रूप था वो था ड और ड, ठीक है, लेकिन बाद में ये बिंदु लगाने के बाद इनका स्वरूप बदल गया और इन्हें द्विगुणी के रूप में जाने लगा, क्योंकि दो वर्णों का इनके अंतर्गत समावेश पाया गया। अब इस इनका प्रयोग कहाँ होता है? इनका प्रयोग हमेशा याद रखना, इनका प्रयोग कभी भी शब्द के आरंभ में नहीं होता, इनका प्रयोग हमेशा शब्द के मध्य या लास्ट में होता है, ठीक है। जैसे इनका प्रयोग, ठीक है, इनका प्रयोग शब्द के आरंभ में नहीं होता है। तो कहां होता है? शब्द के मध्य, मतलब बीच या लास्ट में या बाद में होता है। जैसे आप इसके एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे डमरू लिखा, क्या लिखा? डमरू लिखा। मैंने यहाँ पे लड़की लिखा, मैंने यहाँ पे डाल लिखा, ठीक है, मैंने यहाँ पे झगड़ा लिखा। तो मैंने यहाँ पे आपके सामने चार शब्द लिखे, तो मैंने भी कहा आपसे कि इनका प्रयोग शब्द के प्रारंभ में नहीं होता, शब्द के मध्य या लास्ट या बाद में होता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डमरू लिखा, तो डमरू इस तरह का शब्द ना बनेगा, इस तरह का वर्ण नहीं बनेगा, ठीक है। देखो लड़की में, देखो लड़की में ये सब वर्ण जो है ये मध्य में आया है, तो यहाँ पे हमने इस बिंदु का प्रयोग किया है। उसी तरह डाल, इसमें ये वर्ण आगे आ चुका है, तो यहाँ पे इसका प्रयोग नहीं होगा। झगड़ा में देखिए आप, ये मध्य के छोड़ के लास्ट में आया है, तो यहाँ भी इसका प्रयोग किया जाएगा। तो इसी तरह से इनका प्रयोग शब्द के आरंभ में नहीं होगा,
या तो इनका प्रयोग मध्य में होगा या बाद में होगा, ठीक है। उसके आगे देखिए आप पार्श्विक व्यंजन, इसको हम बगलिया भी बोलते हैं, बगलिया व्यंजन भी, ठीक है, क्योंकि जब हम इस व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो हवा हमारे जीवा के बगल से होके निकलती है, तो इसको बगलिया व्यंजन भी कहते हैं। आगे देखिए लुंठित या कंपनजात व्यंजन, जब भी हम र का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुंह के अंदर एक कंपन उत्पन्न होता है, इस कारण इसे र को कंपनजात या लुंठित व्यंजन कहते हैं, क्योंकि हमारी जो जिह्वा है वो लुढ़कती हुई प्रतीत होती है और उसके अंदर एक कंपन उत्पन्न होता है, इस कारण इसे कंपनजात या लुंठित व्यंजन कहते हैं। जिस तरह से आप इसका र का उच्चारण करके देखिए, र र, तो एक कंपन सा अंदर उत्पन्न हो रहा है, इस कारण इसे कंपनजात व्यंजन भी कहते हैं। इसके बाद हम आगे देखते हैं, तो आगे देखिए अल्पप्राण। अब अल्पप्राण किसे कहते हैं और महाप्राण किसे कहते हैं, इन दोनों को हमें साथ में पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि इनकी तुलना करते हुए पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा याद रहेगा, क्योंकि एक के अंतर्गत प्राणवायु कम मात्रा में बाहर निकलती है और एक के अंतर्गत प्राणवायु अधिक मात्रा में बाहर निकलती है। तो देखिए आप अल्पप्राण, जिन ध्वनियों के उच्चारण में, जिन ध्वनियों के उच्चारण में प्राणवायु कम मात्रा में बाहर निकलती हो, जिन ध्वनियों के उच्चारण में प्राणवायु कम मात्रा में बाहर निकलती हो, उन्हें अल्पप्राण कहते हैं। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, कौन कौन से व्यंजन आते हैं, ठीक है, जैसे प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण और सभी स्वर और अंत्यस्थ व्यंजन। जैसे यहाँ पे मैंने ये वर्णमाला भी लिख रखी है आपके सामने, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, ये जो वर्ण है ये अल्प प्राण के अंतर्गत आएंगे। किसके अंतर्गत आएंगे, अल्प प्राण के अंतर्गत आएंगे। और इसके बाद जितने भी स्वर हैं, हिंदी के अंदर 11 स्वर होते हैं, 11 स्वर भी अल्प प्राण के अंतर्गत आएंगे। और जो अंतःस्थ व्यंजन होते हैं, य, र, ल, व, ये भी अल्प प्राण के अंतर्गत ही आएंगे, क्योंकि यहाँ पे आप प्रैक्टिकल भी करके देख सकते हो कि यहाँ पे परिभाषा के अंतर्गत क्या बता रहा है हमको, कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में प्राणवायु कम मात्रा में बाहर निकलती हो उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें अल्पप्राण कहते हैं। जैसे प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा वर्ण, तो आप क को बोल के देखिए, ख, प्राणवायु जो हमारे मुंह से जो हवा निकल रही है, मुख से जो हवा निकल रही है वो इतनी ज्यादा नहीं निकल रही, बहुत ही कम मात्रा में निकल रही है, ख, घ, ढ, ठीक है। उसके बाद देखिए आप छ, झ, ए, ठ, ढ, ण, थ, ध, न, फ, भ, म, तो इनका उच्चारण जब भी हम करते हैं तो मुंह से बहुत ही कम मात्रा में प्राणवायु बाहर निकल रही है। और जितने भी स्वर है, अ, आ, ई, ओ, री, ए, ऐ, ओ, औ, तो इनके उच्चारण में भी प्राणवायु बहुत ही कम मात्रा में बाहर निकल रही है। आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हो, बोल के देख सकते हो, ठीक है। बाकी बचे अंतःस्थ व्यंजन जो चार हैं, य, र, ल, व, ठीक है। उसके बाद देखिए आप महाप्राण। अब महाप्राण किसे कहते हैं, जिन ध्वनियों के उच्चारण में प्राणवायु अधिक मात्रा में, जिन ध्वनियों के उच्चारण में प्राणवायु अधिक मात्रा में बाहर निकलती हो उन्हें महाप्राण कहते हैं। जैसे देखिए प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण, ठीक है, और संघर्षी व्यंजन, श, 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 ठीक है। तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण देखिए आप, दूसरा और चौथा वर्ण, दूसरा और चौथा वर्ण, ठीक है। तो इनका जब भी हम उच्चारण करते हैं तो हमारे मुंह के अंदर से प्राणवायु अधिक मात्रा में बाहर निकलती है। आप इनका उच्चारण करके देख सकते हो। जैसे आप ख बोल के देखो, ख थोड़ा लंबा खींचना पड़ता है, ख, तो प्राणवायु मुंह से अपने आप ज्यादा बाहर निकल रही है, ठीक है। उसी तरह से आप जो संघर्षी व्यंजन है इनका उच्चारण करो, श, 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 मुंह के अंदर एक रगड़ रगड़ लग रही है, ठीक है, ये रगड़ के साथ हवा को ज्यादा स्पीड से बाहर निकाल रहा है, ठीक है। तो महाप्राण, जिनका वह ध्वनियां जिनका उच्चारण करने में प्राणवायु अधिक मात्रा में बाहर निकले उन्हें महाप्राण कहते हैं, और कम मात्रा में निकले उसको अल्प प्राण कहते हैं, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आगे देखिए द्वितीय व्यंजन। अब द्वितीय व्यंजन किसे कहते हैं, द्वित का मतलब क्या होता है, द्वित का मतलब क्या होता है, द्वित का मतलब दो होता है, ठीक है। तो जहां पर व्यंजन की पुनरुक्ति हो, ठीक है, जहां पर व्यंजन की पुनरुक्ति हो या फिर एक व्यंजन दो बार आए, वहां क्या होता है, वहां पर द्वितीय व्यंजन होता है। जैसे
जहां पर व्यंजन की पुनरुक्ति हो, या एक व्यंजन दो बार आहे, वहां क्या होता है, वहां द्वितीय व्यंजन होता है। जैसे देखिए आप, कुत्ता, बिल्ली, बच्चा, सम्मान, लड्डू आदि। ठीक है, तो इनके माध्यम से आप समझ सकते हो कि द्वितीय व्यंजन किसे कहते हैं, जहां पर एक वर्ण दो बार आए या व्यंजन की पुनरुक्ति हो। जैसे यहाँ पे हमने कुत्ता लिखा तो दो तार आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ बिल्ली में देख लो आप, बच्चा में देख लो, सम्मान में देख लो, लड्डू में देख लो, यहाँ पे हर व्यंजन दो बार प्रकट हो रहा है, तो इस कारण से हम इनको द्वितीय व्यंजन बोल सकते हैं। ठीक है, इन्हें ही द्वितीय व्यंजन कहते हैं। आगे देखिए इसके बाद, ओए, तो देखिए आगे, कड़ी पाई वाले व्यंजन। ठीक है, वर्णों के अंतर्गत हमने पेंदे वाले व्यंजन, खड़ी फाई वाले व्यंजन, पलक वाले व्यंजन, इनका नाम सुना होगा, लेकिन शायद हम परिचित नहीं होंगे। अगर होंगे तो अच्छी बात है, और बाकी आज देखते हैं। तो देखिए आप, खड़ी फाई वाले व्यंजन। अब खड़ी फाई मतलब खड़ी, एक सीधी लाइन। ठीक है, तो खड़ी फाई वाले व्यंजन कौन कौन से होते हैं, जैसे ये ख है, ग है और छ है। ठीक है, तो ये खड़ी फाई वाले व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए फलक वाले व्यंजन। फलक, जिन व्यंजनों के अंतर्गत फलक होते हैं। ठीक है, फलक मतलब खिड़की नुमा, जैसे ये आपको नजर आ रहे हैं, उसी तरह से फलक वाले व्यंजन कौन से, थ और ख। ठीक है, उसके बाद देखिए आप पेंदे वाले व्यंजन। अब पेंदे वाले व्यंजन कौन कौन से होते हैं, जैसे आप जानते हो पेंदे का मतलब गोल आकार। ठीक है, गोल आकार देना, गोल आकार वाले वर्ण या व्यंजन। ठीक है, तो देखिए आप, ढ, ठ, ह, ढ। ठीक है, मानक वर्ण। अब मानक वर्ण देखिए, हम पहले अलग वर्णों का यूज करते थे, लेकिन आज अलग करते हैं। ठीक है, तो जो मानक वर्ण है, हम सही रूप में देखें तो इनका प्रयोग अब आज भी इस तरह करते हैं, लेकिन मानक वर्ण जो है वो इस तरह से हम लिखते हैं। जैसे आप ग लिखते हो तो आप ऐसे लिखते हो, लेकिन ग ऐसे नहीं आता, ग बिल्कुल इस तरह से आता है। जैसे आप क लिखते हो तो क ऐसे लिखते हो, क ऐसे नहीं आता, क ऐसे आता है। ठीक है, एक घुंडी आती है इसमें, और यहाँ पे इसमें किनारा बन के आता है। ठीक है, उसकी आप बात, आप छ को देखिए, आप छ ऐसे लिखते हो, लेकिन ऐसे नहीं है, इस तरह से आता है। ठीक है, ऐसे द भी हम इस तरह से लिखते हैं, लेकिन सही इस तरह से मानते हैं। बाकी जैसे ब लिखते हैं तो इस तरह से लिखते हैं हम, लेकिन ब इस तरह से होता है। तो ये आज के समय में जो मानक वर्ण है, हम इनको मानते हैं। ये पहले के समय हम इनको उपयोग में लेते थे। तो आगे देखिए आगत स्वर। अब आगत स्वरों का प्रयोग अंग्रेजी शब्दों के लिए किया जाता है। जैसे कॉलेज, अपन कॉलेज लिखते हैं हम, कॉलेज, ऑटो, डॉक्टर, इस तरह से शब्दों को लिखने के लिए आगत स्वर का प्रयोग किया जाता है। और आगत स्वर के अंतर्गत एक ही आता है, आ। ठीक, केवल आ स्वर आता है, जो कि कौन सा स्वर है, ये विवृत स्वर। ठीक है, इसमें सर्वाधिक मुंह खुलता है। ठीक है, जैसे ऑफिस, कॉलेज, ऑटो, डॉक्टर, इन शब्दों में आ का उपयोग हुआ है। ठीक है, तो देखिए आगे, आगत व्यंजन। हमने आगत स्वर देख लिया, आ होता है। अब आगत व्यंजन देखते हैं। जैसे आगत व्यंजन किस तरह के होते हैं, इनके अंतर्गत एक नुक्ता लगा हुआ होता है। ठीक है, ये बिंदु के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं लिखूं यहाँ पे कमर। अब कमर में आगत स्वर कौन सा है, क वाला। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लिखूं खाना। ठीक है, गरीब, जमीन और फायदा। ठीक है, तो आपको तो सिर्फ ये याद रखना है कि आगत व्यंजन किस तरह का होता है और कौन सा होता है। तो ये आगत व्यंजन जो होते हैं, ये 5 वर्ण होते हैं। ठीक है, तो आपको इस तरह से अगर कोई पूछे, आपको ऑप्शन देके, तो उसमें आपको इस तरह का एक बिंदु नजर जरूर आएगा,
वहीं ये सिर्फ आगत स्वर के अंतर्गत लगता है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको अभी तक जो पढ़ा है व्यंजनों के अंतर्गत, आपसे इस तरह से पूछेगा कि संघर्षी व्यंजन कौन से हैं, अंत्यस्थ कौन से हैं, आगत व्यंजन कौन से हैं, आगत स्वर कौन से हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखना है कि द्वितीय व्यंजन कौन से हैं, तो जो जहाँ दो वर्णों का एक साथ उच्चारण हो, ठीक है, या दो मिलकर है को, तो वहां पे द्वितीय व्यंजन होता है। उसी तरह से आपको याद रखना है। इसके आगे हम देखते हैं, तो देखिए आगत व्यंजन। अब आगत व्यंजन कौन कौन से होते हैं, ख, ख, घ, झ, फ। ठीक है, इनके नीचे साइड में एक बिंदु लगा होता है जिसे हम उक्ता बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे इनसे अगर कोई शब्द बनता है तो इस तरह से बनते हैं, क से कमर, क से खाना, ग से गरीब, ज से जमीन, फ से फायदा। तो देखिए आगे गोस वर्ण किसे कहते हैं और सगोस वर्ण किसे कहते हैं। तो पहले देखिए गोस वर्ण, हम इनको सगोस भी कह सकते हैं। ठीक है, गोस वर्ण बोलो सगोस वर्ण बोलो, बात एक ही है। ठीक है, इनके दो रूप में हमें इनकी जानकारी मिलती है। तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न होता हो, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न होता हो, वह क्या होता है, वह गोस्वर्ण होता है, उसे गोस्वर्ण कहते हैं। जैसे देखिए आप, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण। तो देखिए आप, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा, सॉरी, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा। तो ये जो पीछे के जो वर्ण है, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, इन्हें क्या कहेंगे, इन्हें गोस वर्ण कहेंगे। अब परिभाषा के अंतर्गत आप इनका उच्चारित करके देख सकते हो कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न होता हो। अब इनका उच्चारण जब भी हम करेंगे, हमारे अंदर कंपन उत्पन्न होगा मुंह के अंदर। ठीक है, जैसे घ, 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 ढ, झ। तो इनको बोल के देखिए आप, इनको प्रैक्टिकल करके देखोगे आप तो आराम से समझ जाओगे। तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण और सभी स्वर, ठीक है, सभी स्वर और अंतःस्थ व्यंजन और है, ये क्या कहलाते हैं, ये सारे घोष वर्ण कहलाते हैं। इसके बाद आप देखिए अघोष वर्ण, जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न ना हो, जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न ना हो, वो क्या कहलाते हैं, वो अघोष वर्ण कहलाते हैं। जैसे प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा, जो पहले और दूसरा जो वर्ण है, ये कौन से वर्ण है, ये अघोष वर्ण है। ठीक है, और संघर्षी व्यंजन के अंतर्गत जो आते हैं तीन वर्ण, श, श, श। ठीक है, इसमें एक नहीं है, बाकी बच्चे कुछ सारे संघर्ष व्यंजन इसके अंतर्गत आते हैं। तो अघोष वर्ण किसे कहते हैं और सघोष वर्ण किसे कहते हैं, इनमें स्वर तंत्र के में कंपन उत्पन्न होता है और इनमें कंपन उत्पन्न नहीं होता। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है। आपको इनके वर्ण और वर्ण याद करने और थोड़ी बहुत परिभाषा देखनी है, इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछेगा। आप सिर्फ इतना ही पूछेगा कि निम्नलिखित में से घोष वर्ण है या घोष वर्ण नहीं है। तो देखिए आगे, हिंदी वर्णमाला में आगत ध्वनियों सहित संपूर्ण ध्वनियों की संख्या कितनी है, 58, 58 है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी है। स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। अगर आपसे 10 और 11 ऑप्शन में पूछे तो आपको 11 लगाना है। अगर स्पेशल किसी का नाम लेके पूछे, या जैसे 10 मैंने यहाँ पे लिखा है तो डॉक्टर बुलाना तिवारी के अनुसार स्वरों की संख्या 10 थी। ठीक है, और इसे हिंदी या देवनागरी लिपि के अंतर्गत इनकी संख्या 11 मानी जाती है। ठीक है, अगर दोनों ऑप्शन में आ जाए तो हमारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो हम इसको देंगे, इसको सेकंड देंगे। ठीक है, तो आप आपको ये बात विशेष तौर पर ध्यान रखनी है। और जो मूल व्यंजन होते हैं वो होते हैं 33 होते हैं। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में मूल ध्वनियों की संख्या कितनी होती है, 44 होती है, क्योंकि स्वर और व्यंजन मिलकर कितने होते हैं, 44। ठीक है, 44 ही होते हैं। ठीक है, स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, 25 होते हैं। जो क से लेकर म तक की जो ध्वनियाँ होती है उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं, जिनकी संख्या 25 होती है। अयोगवा 2 होते हैं, ताड़नजात 2 होते हैं और संयुक्ताक्षर 2 होते हैं। अयोगवा जो व्यंजन होते हैं, अयोगवा जो व्यंजन होते हैं वो विसर्ग व अनुस्वार के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। ठीक है, विसर्ग या अनुस्वार के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं, न वो स्वर होते हैं ना ही वो व्यंजन में आते हैं। ठीक है, तो इसको आप देखिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ठीक है, आज हम यहीं विराम देते हैं। जो हमारा ये टॉपिक था ये आज यहाँ पर इसका समापन हुआ। ठीक है, इसके बाद हम नए टॉपिक के तरफ बढ़ेंगे जो कि आपको बहुत जल्दी उपलब्ध होगा। और अगर आपको हमारी वीडियो चाहिए तो आप जल्दी से बेल आइकन बटन पर क्लिक कीजिए, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। और अगर वीडियो को लेके आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।